दोस्तों, सूरज पृथ्वी पर बसे हर जीव का जीवन दाता है। सन के बिना हमारी पृथ्वी पर जीवन संभव ही नहीं है। इसकी गैर मौजूदगी में धरती पर अंधेरा हो जाएगा और पूरी धरती बर्फ के ढेर में दब जाएगी। सूर्य की ऊष्मा के बिना जीवन का अस्तित्व ही असंभव है, लेकिन करीब 4.5 अरब साल से चलता आ रहा है। यह दौर क्या हमेशा के लिए चलेगा? क्या हमारे सूर्य और सौर मंडल का अस्तित्व हमेशा के लिए टिका रहेगा? क्या सूर्य हमेशा के लिए ऐसा प्रकाशित रहेगा या एक दिन इसका भी अंत होगा? तो दोस्तों, अंत का तो ऐसा है कि इस धरती पर मौजूद हर चीज का अंत है, न सिर्फ जीवों का, लेकिन निर्जीव वस्तुओं का भी। कहा जाता है कि हीरा है सदा के लिए, लेकिन हीरा भी सदा के लिए नहीं है। लाखों या करोड़ों सालों बाद वह चमकता हुआ हीरा भी काला पड़ के कार्बन में रूपांतरित हो जाएगा और कोयला बन जाएगा। इस हिसाब से हमारे सूरज का भी अंत होगा, लेकिन उसके अंत से पहले हमें जानना होगा कि सूरज की पहले तो शुरुआत कैसे हुई थी। तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि हमारे सूर्य का सर्जन कैसे हुआ, आखिर सौरमंडल अस्तित्व में कैसे आया। तो दोस्तों, आज जहाँ पर सूर्यमंडल है उस जगह पर अरबों साल पहले कुछ भी नहीं हुआ करता था, लेकिन इस जगह पर सूर्य और सूर्यमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण आज की से करीब 4.5 अरब साल पहले हुआ था। अब इस दुनिया में कुछ भी यूं ही तो नहीं होता है ना। किसी भी चमत्कार या किसी भी घटना के पीछे कोई ना कोई कारण जरूर होता है। सूर्यमंडल के इस फॉर्मेशन के पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी, और वह थी एक विशालकाय नेबुला, जिसे हमने बाद में द सोलर नेबुला नाम दे दिया। यह नेबुला एक हानिकारक गैस का बादल थी, और इस नेबुला का एक हिस्सा आज से करीब 5 अरब साल पहले अपने अधिक मास की वजह से ढह गया, और बाद में यह हिस्सा अपनी ग्रेविटी के कारण धीरे धीरे फार्म होता गया, और उससे सूरज और सौरमंडल के सभी ग्रहों का निर्माण हुआ। सूर्य और सूर्यमंडल के सभी ग्रहों को एक्सप्लेन करने वाली इस थ्योरी का नाम है द नेबुलर थ्योरी, और इस थ्योरी के अनुसार उस विशाल गैस की नेबुला में कम से कम एक या उससे अधिक सुपरनोवा विस्फोट अवस्था हुए होंगे, जिसके कारण उस बड़े गैस के बादल के एक हिस्से के दह जाने या बिखेर जाने की वजह से उस बादल में मौजूद उसका बड़ा रॉ मटेरियल उससे अलग हो गया होगा, और धीरे धीरे उस गैस के बादल का बड़ा हिस्सा गति और दबाव की वजह से घूमना शुरू हुआ और रफ्तार से गर्म होने लगा। अब रफ्तार और घुमाव की वजह से उसका एक बड़ा हिस्सा मध्य में यानी कि केंद्र में गठित हुआ, और बाकी का कुछ हिस्सा उसके आसपास सर्कल में घूमता रहा, और इसके बाद एक विशाल प्लूटो प्लेनेटरी डिस्क का निर्माण हुआ। यह पूरी घटना होने में ही करोड़ों साल लग गए, और कुछ समय बीता और धीरे धीरे टेम्परेचर थोड़ा गिरने लगा, और इसके बाद हाइड्रोजन और हीलियम का जो मध्य केंद्र बीच वाला भाग था वह मास हमारे सूर्य के रूप में अस्तित्व में आया, और उसके आसपास घूम रहे रॉ मटेरियल से हमारी पृथ्वी, अन्य ग्रह, उपग्रह और सूर्यमंडल के कई और छोटे बड़े पिंडों का निर्माण हुआ। तो दोस्तों, इस तरह सूर्य के सभी ग्रहों और उपग्रहों का मिलाकर हमारा सूर्यमंडल बना। हमारे सूर्यमंडल का सबसे बड़ा पिंड हमारा सूरज है, जो सूर्यमंडल के टोटल पदार्थ में से 99% पर पदार्थ अकेला संयोजे हुए है। पूरे सूर्यमंडल में सबसे ज्यादा द्रव्यमान केवल हमारे सूर्य का ही है, और उसका व्यास 13,92,000 किलोमीटर है। सूरज भले ही देखने में इतना बड़ा ना लगता हो, क्योंकि वह धरती से 14 करोड़ 96 लाख मतलब करीब 15 करोड़ किलोमीटर दूर है, लेकिन असल में सूर्य पृथ्वी से 10 लाख गुना बड़ा है, और सूरज और पृथ्वी के 15 करोड़ किलोमीटर का अंतर काटने में सूर्य की रोशनी को करीब 8 मिनट और 16 सेकंड लग जाते हैं। दरअसल सूर्य धरती और अन्य ग्रहों से भिन्न है। वास्तव में वह एक तारा है। हमारी आकाश गंगा मिल्की वे करीब 100 अरब तारों में से एक तारा, और यह जो सूर्य है वो G2 कैटेगरी का तारा है, जो हमारी आकाश गंगा के 10% तारों में से एक है। जैसे हमारी पृथ्वी और सभी ग्रह हमारे सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं, वैसे ही हमारा सूरज भी अपने सभी ग्रहों, उपग्रहों, लघु ग्रहों और एंटायर सोलर सिस्टम को लेकर हमारी आकाश गंगा मिल्की वे के मध्य भाग से केंद्र की परिक्रमा कर रहा है, और यह परिक्रमा वो 220 किलोमीटर पर सेकेंड यानी करीब 8 लाख किलोमीटर पर और यह परिक्रमा वो 220 किलोमीटर पर सेकेंड यानी करीब 8 लाख किलोमीटर पर आवर्स की रफ्तार से कर रहा है। हमारे सूरज को हमारी आकाश गंगा के मध्य का एक पूरा चक्कर लगाने में तकरीबन 25 करोड़ साल लग जाते हैं। सूरज की सतह का निर्माण हाइड्रोजन, हीलियम, लोहा, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, सल्फर, मैग्नीशियम, कार्बन, कैल्शियम और क्रोमियम तत्व से हुआ है। लेकिन दोस्तों, हाइड्रोजन और हीलियम को छोड़ के दूसरे एलिमेंट्स सूर्य में बहुत ही कम पाए जाते हैं। इस तरीके से सूर्य मुख्य रूप से हाइड्रोजन और हीलियम से बना एक विशाल का एक गोला है। सूर्य के भीतर
अगर जाए तो उसके केंद्र भाग को सूरज का कोर कहा जाता है, जहाँ का टेम्परेचर अपने चरम पर होता है। सूर्य के भीतर का उसका कोर का टेम्परेचर 1,56,00,000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म होता है, जबकि सूर्य की सतह जो हमेशा दीप्मा और प्रकाशित दिखाई देती है उसका तापमान हमेशा 6,000 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। और हमारी पृथ्वी का कोर जो हमारी पृथ्वी का सेंटर है उसका तापमान भी सूर्य की सतह जितना ही, यानी करीब 6,000 डिग्री सेल्सियस ही रहता है। दोस्तों, यहाँ तक हमने सूर्य की शुरुआत और इस तारे के बारे में जाना, लेकिन चलिए अब जानते हैं कि सूर्य का अंत कैसे होगा। द एंड ऑफ सन। लगभग 4.5 अरब साल पहले जन्मा हमारा सूर्य प्रति सेकेंड 6,570 लाख टन हाइड्रोजन को 6,530 लाख टन हीलियम में परिवर्तित करता है। अब इस दोनों आंकड़ों के बीच का तफावत मार्क कीजिए। दोस्तों, 40 लाख टन हाइड्रोजन का हीलियम में रूपांतरित होता ही नहीं है, बल्कि ये हाइड्रोजन हीलियम के बजाय ऊर्जा में रूपांतरित हो जाता है और वह ऊर्जा सूरज को छोड़ के अंतरिक्ष में चारों ओर फैल जाती है। यह वो ऊर्जा है जो हम पृथ्वी पर सूर्य प्रकाश के रूप में पाते हैं, और यह ऊर्जा सभी ग्रह पाते हैं। यह ऊर्जा इतनी ज्यादा होती है कि वह जितनी प्रकाश के रूप में सभी ग्रहों पर पहुंचती है उससे कई गुना ज्यादा ब्रह्मांड में विस्तृत हो जाती है। इससे हमारा सूर्य हर सेकेंड अपना पदार्थ घुमा रहा है, लेकिन आखिर ऐसा कब तक चलेगा? तो इस प्रश्न का जवाब यह है कि दोस्तों, कि ऐसा और आगे लगभग 5 अरब सालों तक चलेगा और उसके बाद सूर्य के केंद्र भाग का हाइड्रोजन समाप्त हो जाएगा, जिसके कारण सूर्य के केंद्र का तापमान अपनी हद पार कर लेगा और वह धीरे धीरे फूलने लगेगा। और सूर्य जो अब है उससे करीब 100 गुना ज्यादा बड़ा हो जाएगा। अगर कोई तारा ऐसे फूलने लगे तो इसे रेड ज्वाइंट कहते हैं। हमारा सूर्य भी एक रेड ज्वाइंट स्टार बन जाएगा। सूर्य के ऐसे लगातार फूले जाने से उसका व्यास इतना बढ़ जाएगा कि वह बुध ग्रह और शुक्र ग्रह को अपने में ही निगल लेगा और उसके बाद आएगी हमारी धरती, हमारी पृथ्वी की बारी। लेकिन तब तक तो पृथ्वी पर सभी इंसानों या सभी जीवों का नाश हो चुका होगा और कुछ करोड़ों साल पश्चात सूर्य में अभी हाइड्रोजन के बदले सिर्फ और सिर्फ हीलियम ही बचा होगा और हीलियम अब कार्बन के रूपांतरित होना शुरू हो जाएगा। इसलिए सूर्य अभी भी और ज्यादा फूलेगा। सूर्य आधे से ज्यादा सूर्यमंडल तक फैल जाएगा और बाद में धीरे धीरे उसके बाएं पर किसी छिलके की तरह उखड़ के अंतरिक्ष में फैल जाएंगे और ऐसे धीरे धीरे उसके बाएं पर ठंडे होते जाएंगे, बनते जाएंगे और बिखरते जाएंगे। ऐसा लगातार चलता रहेगा और अंततः सूर्य का सिर्फ कोर भाग बचेगा जो किसी पुतली की तरह होगा और जिसका आकार हमारे आज की पृथ्वी के जितना ही होगा। फिर भी उसमें गर्मी इतनी होगी कि जिसकी कोई सीमा नहीं होगी। यह सूर्य की वह अवस्था होगी जिसे भौतिक निष्णात व्हाइट डार्क कहते हैं। इस तरह हमारे सूर्य को एक समय पर एक सफेद और वामन तारे का स्वरूप मिलेगा। धीरे धीरे और करोड़ों साल बीतने तक वह व्हाइट वामन तारा भी अपना टेम्परेचर और अपनी ऊर्जा गंवा देगा और अंत में समय के साथ बुझकर एक काले कोयले की तरह हो जाएगा। इस तरह धरती की जीव सृष्टि और एंटायस मंडल को समाप्त कर देने के बाद हमारा सूर्य भी एक समय समाप्त हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, आप चिंता मत करो, क्योंकि यह सब होने में अभी कम से कम 5 अरब साल लग जाएंगे। ब्रह्मांड में अभी कई सूर्य के साथ और कई सूर्य से पहले जन्म में तारों का अंत हो चुका है। कोई रेड जॉइंट हुए हैं तो कोई वामन श्वेत बन चुके हैं और कई तो बुझे हुए कोयले की तरह सिर्फ मृत देह के समान रह गए हैं। लेकिन इसके साथ समय समय पर ब्रह्मांड में कई और तारे भी जन्म ले रहे हैं। अब दोस्तों, अगर आपको यह लगता है कि हमारा सूर्य एक ब्लैक होल या सुपरनोवा क्यों नहीं बना, तो चलिए इसे भी जान लेते हैं कि आखिर ऐसा क्यों नहीं हुआ। जैसे कि मैंने आगे बताया, कोई भी तारा सोलर क्लाउड या सोलर नेबुला से जन्म लेता है, पर यह जन्म लेने वाला तारा या तो बहुत ही मैसिव यानी बहुत ही बड़ा होता है या फिर छोटा होता है। अब जो तारे छोटे होते हैं यानी कि हमारा सूरज है, या उससे छोटे या उससे 3-4 गुने थोड़े बड़े, मान लो ऐसे तारे अंततः रेड जॉइंट बनते हैं। उसके बाद फुट के प्लेनेटरी नेबुला व्हाइट ड्वार्फ और अंततः एक बुझे हुए कोयले की तरह एंड अप हो जाते हैं। लेकिन जो तारे हमारे सूरज से 8 से 10 गुना ज्यादा मैसिव होते हैं, ऐसे लार्ज तारे अपने अंत तक पहुंचते पहुंचते रेड सुपर जॉइंट बन जाते हैं और फिर इस रेड सुपर जॉइंट में से जो धमाका होता है उसे सुपरनोवा कहा जाता है। और इस सुपरनोवा के कोर के अवशेष में से तारे को 2 हस्र होते हैं, यानी कि सुपरनोवा के बाद तारा या तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है